26 नवंबर 2008 मुंबई शहर दहल गया। हम सब ये जानते हैं कि उस दिन मुंबई में एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें कई लोगों की जान गई। मैं इस वीडियो में उस दिन के अटैक के बारे में ज़रूर बात करूंगा, पर हम में से शायद कुछ ही लोग ये जानते हैं कि उस अटैक के बाद इंटरोगेशंस और इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या पता चला। कैसे पता चला कि पाकिस्तान की ISI का इसमें हाथ है, USA का क्या रोल था। ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। आइए आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं मुंबई अटैक की 2008 की कहानी, और शुरू करते हैं शुरू से। 26 नवंबर 2008 लगभग रात के 8 बजे कुछ 10 लोग कोलावा के किनारे की स्पीड बोट में पहुंचते हैं। एक मराठी मछुआरा उनसे जब ये पूछता है कि आप लोग कौन हैं, तो उनका जवाब आता है माइंड योर ओन बिजनेस। इसके बाद ये लोग ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं। ये मराठी मछुआरा हालांकि उस टाइम पे जाके लोकल पुलिस को बताता है, पर पुलिस उस टाइम कोई एक्शन नहीं लेती है। पहले दो टेररिस्ट इस्माइल खान और अजमल कसाब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ बढ़ते हैं। 9:30 बजे वो एक पैसेंजर हॉल में AK-47 से फायरिंग शुरू करते हैं। विष्णु दाताराम जिंदे जो एक रेलवे अनाउंसर थे, वो उस टाइम पे अनाउंस करके पैसेंजर्स को भागने के लिए बोलते हैं, जिससे काफी जानें बच जाती हैं। लेकिन फिर भी 9:30 बजे से 10:45 के बीच में जब फायरिंग एक्चुअली रुकती है, तब तक 58 लोगों की जानें जा चुकी होती हैं और 104 लोग घायल हो जाते हैं। दोनों टेररिस्ट आमा हॉस्पिटल जाते हैं पेशेंट्स को मारने के लिए। जी हाँ दोस्तों, वो इतने क्रूएल होते हैं कि वो पेशेंट्स को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के बहादुर स्टाफ सारे पेशेंट्स वार्ड को लॉक कर देते हैं। उधर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के इंसिडेंट्स को सुन के मुंबई की एक एंटी टेरर स्क्वाड, जिसको पुलिस चीफ हेमंत करकरे लीड कर रहे थे, वो CST पहुंचते हैं। उन्हें वहां पता चलता है कि टेररिस्ट अब कामा हॉस्पिटल की तरफ भाग चुके हैं, और हेमंत करकरे अपनी टीम के साथ कामा हॉस्पिटल के बगल वाली लेन में पहुंचते हैं, जहां पे फायरिंग और काउंटर फायरिंग शुरू होती है। अनफॉर्चुनेटली इस फायरिंग में हमारे ब्रेव पुलिसमैन हेमंत करकरे, विजय सालस्कर और अशोक कामते और उनके एक और ऑफिसर साथी शहीद हो जाते हैं। इस फायरिंग में एक और पुलिस कांस्टेबल अरुण जाधव बुरी तरह घायल हो जाते हैं, पर वो जिंदा रहते हैं। इस फायरिंग के बाद अजमल कसाब और इस्माइल खान एक पुलिस गाड़ी लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बीच में वो पुलिस गाड़ी को छोड़ देते हैं और एक पैसेंजर कार सीज करके आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें फिर एक पुलिस रोड ब्लॉक मिलता है, जहां पे फायरिंग शुरू होती है। ये वो पुलिस रोड ब्लॉक था जो अरुण जाधव के रेडियो करने पे सेटअप किया गया था। वहां पे फायरिंग होती है, जिसमें इस्माइल खान मारा जाता है और अजमल कसाब घायल हो जाता है। फिर अजमल कसाब और पुलिस ऑफिसर के बीच में हाथापाई होती है, जिसमें हमारे एक ब्रेव पुलिस ऑफिसर तुकाराम ओम्बले मारे जाते हैं और अजमल कसाब को अरेस्ट कर लिया जाता है। जिस टाइम पे CST में अटैक हो रहा था, लगभग उसी वक्त 9:30 से 9:45 के बीच में दो और टेररिस्ट अब्दुल रहमान बाड़ा और अबू उमार लियोपोल्ड कैफे पहुंचते हैं और AK-47 असॉल्ट राइफल से फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस फायरिंग में 10 लोग और मारे जाते हैं, जिसमें से कई लोग फॉरेनर्स भी थे। लियोपोल्ड कैफे में फायरिंग खत्म करने के बाद ये दोनों टेररिस्ट ताजमहल होटल पहुंचते हैं, जहां पे उनको दो और टेररिस्ट ज्वाइन करते हैं। फिर ये लोग मेन लॉबी में ओपन फायरिंग कर देते हैं और 5 मिनट के अंदर 20 लोग मारे जाते हैं। 9:43 को हफिज और नासिर नॉर्थ कोर्ट से घुसते हैं और ग्रेनेड्स यूज करना शुरू कर देते हैं, और जो भी रास्ते में आता है उन्हें फायर करके मार देते हैं। कुछ देर के बाद इंडियन नेवीज के कमांडो पहुंचते हैं और अगले दिन सुबह दिल्ली से 27 नवंबर को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं चार्ज लेने के लिए। ताज पे ऑपरेशन 29 नवंबर की सुबह तक चलता है, जब 450 गेस्ट को रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन तब तक टेररिस्ट ने 32 लोगों को मार दिया था। ऑपरेशन के अंत तक 4 टेररिस्ट मारे जाते हैं और एक NSG कमांडो भी शहीद हो जाते हैं। इसके अलावा होटल अब्रॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस पे भी हॉस्टेज सिचुएशंस होते हैं और काफी लोग मारे जाते हैं। 29 नवंबर की सुबह तक हमारे कमांडोज ने 9 टेररिस्ट को मार गिराया, और इंडियन हिस्ट्री में यह पहली बार हुआ कि इंडिया ने एक टेररिस्ट को जिंदा पकड़ा। दोस्तों, इस अटैक ने हमारे देश को हिला के रख दिया। पर आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि अजमल कसाब के इंटरोगेशंस में क्या क्या पता चला। इंडिया के, पाकिस्तान के और देश भर के अलग अलग देशों के इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या खुलासा हुआ। लगातार डिनायल्स के बाद पाकिस्तान कैसे मजबूर हो गया एक्शंस लेने के लिए, और US में इसका क्या रोल था। इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अजमल कसाब के इंटरोगेशन में पता चलता है कि ये 10 अटैकर्स कराची से अरब सागर से होकर इंडियन वाटर्स में इंटर करते हैं और कुबेर नाम का एक बोट हाईजैक करते हैं।
बोट के 4 क्रू मेंबर्स को वहीं मार देते हैं और कैप्टन को बोलते हैं मुंबई चलने के लिए। उसके बाद कैप्टन को भी मार देते हैं और फिर एक रबर बोट की मदद से कोलाबा के किनारे पहुंचते हैं और अटैक्स पर निकल जाते हैं। प्रशांत मात्रे मुंबई पुलिस के एक ऑफिसर थे जिसने अजमल कसाब का पहला इंटरोगेशन किया और उस इंटरोगेशन में अजमल कसाब ने बताया कि उसके अलावा 9 और अटैकर्स हैं जिन्हें लश्कर-ए-तैयबा द्वारा ट्रेन किया गया है और वो सारे पाकिस्तान से हैं। दोस्तों ये समझना जरूरी है कि इस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप था, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, वो 1999 के कारगिल वॉर के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और काफी एफर्ट्स लगाया जा रहा था इस रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करने के लिए। तो इंडिया ने पहले कोशिश किया कि वो पाकिस्तान से कोऑपरेशन के लिए डिमांड करे, लेकिन पाकिस्तान ने किसी भी पाकिस्तानी सिटीजन के इन्वॉल्वमेंट से बिल्कुल इनकार कर दिया। इनफैक्ट बांग्लादेश और इंडियन क्रिमिनल्स पे इसका ब्लेम डालना शुरू किया। फिर इंडिया और इंटरनेशनल प्रेशर में आके पाकिस्तान ने फाइनली जनवरी 2009 में ये माना कि अजमल कसाब एक पाकिस्तानी सिटीजन है। अजमल कसाब के इंटरोगेशन से जितनी भी इंफॉर्मेशंस मिली उससे और भी लीड्स हाथ लगी। दोस्तों आप जान के आश्चर्य हो जाइएगा कि कैसे दुनिया के अलग अलग कोने में बैठ के डिफरेंट लोग इस अटैक को फैसिलिटेट कर रहे थे। फरवरी 2009 में पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर इमरान मलिक बताते हैं कि स्पेन में एक पाकिस्तानी नेशनल जिसने इस अटैक में यूज किए गए VoIP फोन्स को एक्वायर किया था उसको अरेस्ट कर लिया गया। उसके अलावा एक और पाकिस्तानी नेशनल स्पेन में ही अरेस्ट किया गया जिसने इस अटैक में यूज किए गए पैसे को ट्रांसफर किया था। इसके अलावा इटली में 2 और पाकिस्तानी नेशनल्स को अरेस्ट किया गया जिन्होंने इस अटैक में यूज किए गए पैसे को ट्रांसफर किया गया था। तो ये अटैक ऑब्वियसली पाकिस्तानी नेशनल्स के इन्वॉल्वमेंट से हुआ। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये उठ रहा था कि क्या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी यानी ISI का इसमें कोई हाथ है। दिसंबर 2009 में शिकागो के एक एयरपोर्ट पे डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी नाम के एक पाकिस्तानी अमेरिकन को अरेस्ट किया जाता है। डेविड हेडली को डेनमार्क में मुंबई स्टाइल टेररिस्ट अटैक ऑर्गेनाइज कराने के सिलसिले में अटैक किया जाता है। US कस्टडी में वो बताते हैं कि वो अमेरिकन ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए काम करते हैं और इसके लिए वो हमेशा पाकिस्तान आना जाना करते थे। इसी एक विजिट के दौरान ISI की हेल्प से डेविड कोलमैन लश्कर-ए-तैयबा के टच में आते हैं। लश्कर-ए-तैयबा उनको रिक्रूट कर लेता है और डिफरेंट सर्विलेंस टेक्निक्स में उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। इंटरोगेशंस के दौरान ये भी पता चलता है कि डेविड कोलमैन 2006 से 2008 के बीच में कई बार मुंबई गए बॉम्बिंग्स के टारगेट को मैप आउट करने के। इन सब में डेविड हेडली को ISI के एक ऑफिसर मेजर इकबाल से काफी हेल्प मिल रहा था। इनफैक्ट मेजर इकबाल ताज होटल का एक मॉडल तैयार करके रखे थे ताकि अटैकर्स को अंदर जाने का रास्ता काफी अच्छे से पता हो। मेजर इकबाल डेविड हेडली को $28,000 देते हैं इस अटैक को फंड करने के लिए। डेविड के पास बचा हुआ पैसा लश्कर-ए-तैयबा के एक ऑपरेटिव साजिद माजिद उर्फ साजिद मीर से आता है। साजिद मीर लश्कर-ए-तैयबा के एक्सटर्नल ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के डेप्यूटी हेड था। डेविड हेडली बताते हैं कि मुंबई टेरर अटैक साजिद मीर ने ही कोऑर्डिनेट किया था और टेररिस्ट को ट्रेनिंग पाकिस्तानी आर्मी स्पेशल फोर्सेस के एक्स मेंबर से मिला था। आज डेविड हेडली US के जेल में 35 साल की सजा काट रहे हैं। जहां तक साजिद मीर की बात है वो FBI के मोस्ट वांटेड लिस्ट पे था। पाकिस्तान उसके प्रेजेंस के बारे में हमेशा डिनाई करता रहा, पर लिटरली कुछ महीने पहले जून 2022 में इसी साल पाकिस्तान फाइनली कंफर्म करता है कि उसने साजिद मीर को अरेस्ट कर लिया है। तो दोस्तों अभी तक हमने बात की अजमल कसाब के इंटरोगेशन का और डेविड कोलमैन हेडली के इंटरोगेशन का, और इससे क्या क्या पता। इन 2 इन्वेस्टिगेशंस के अलावा इस अटैक का तीसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन तब होता है जब मई 2012 में ज़बीउद्दीन अंसारी नाम का एक इंडियन जिहादिस्ट को सऊदी अरेबियन अथॉरिटीज इंडियन अथॉरिटीज को हैंड ओवर करती है। अंसारी 2006 में पाकिस्तान भाग गया था। हालांकि अंसारी को मुंबई अटैक के ऑपरेशनल प्लान के बारे में डिटेल में नहीं पता था, पर वो साजिद मीर के काफी नजदीक था और उसको एक इंपॉर्टेंट टास्क दिया गया था। दोस्तों अंसारी को टास्क दिया गया था इन 10 अटैकर्स को हिंदी सिखाना। मुझे फायर लग गए कहाँ लगा? प्लान ये था कि जब ये अटैकर्स मुंबई में होंगे तो अटैक के दौरान वो इंडियन टेलीविजन न्यूज चैनल से कांटेक्ट करके पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे मुंबई स्लैंग्स में, ताकि ये कंफ्यूजन क्रिएट हो कि इनकी नेशनलिटी क्या और ऐसा लगे कि ये अटैकर्स इंडिया से ही हैं। अंसारी ने 2 और बड़े खुलासे किए। उसने बताया कि अटैक्स में यूज हुए वेपन्स और एम्यूनेशंस ISI द्वारा सप्लाई किए गए हैं। इनफैक्ट ISI ऑफिशियल्स अटैक के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के कंट्रोल रूम में भी मौजूद थे। अंसारी ने इंडियन कस्टडी में जिस ISI ऑफिशियल का नाम लिया मेजर समीर अली, ये वही नाम था जो हेडली ने US कस्टडी में लिया था। ये दोनों नाम जब मैच हुआ एक इंडियन कस्टडी में और एक US कस्टडी में, तो ये प्रूफ बन गया कि ISI को इस अटैक के बारे में पहले से पता था और ये अटैक बिना ISI के इन्वॉल्वमेंट के पॉसिबल ही नहीं। तो दोस्तों ये 3 लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशंस थी, एक अजमल कसाब का, दूसरा डेविड हेडली का और तीसरा अंसारी का। मुंबई
मुंबई सरकार ने प्रधान इंक्वायरी कमीशन बैठाई और 1 साल के बाद जब रिपोर्ट आया तो उसमें यह बताया गया कि मुंबई पुलिस फोर्स के लिए ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन को कंट्रोल करना उनकी कैपेसिटी के बिल्कुल बाहर था। प्रधान इंक्वायरी कमीशन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए। पहला कि कोस्टल एरियाज की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए 36 स्पीड बोट्स और कई सारी हेलीकॉप्टर्स खरीदने का प्लान बनाया गया। दूसरा, फोर्स 1 नाम का एक एंटी टेरर फोर्स एस्टैब्लिश किया गया। और तीसरा, मुंबई पुलिस की जितनी भी इक्विपमेंट्स थी सबको अपग्रेड करने का प्लान बनाया गया। उधर सेंट्रल गवर्नमेंट ने FBI जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात की जिसका नाम दिया गया NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसका एक मकसद है टेरर से रिलेटेड जितनी भी इंटेलिजेंस है उनको कोऑर्डिनेट करना और उनके अगेंस्ट एक्शंस लेना। 6 मई 2010 को कसाब को फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन उसके बाद कसाब फिर काफी अपील्स करता है डिफरेंट कोर्ट्स में, इनफैक्ट प्रेसिडेंट के पास भी अपील करता है। और फाइनली 21 नवंबर 2012 सुबह के 7:30 बजे कसाब को पुणे की येरवदा जेल में फांसी की सजा दे दी जाती है। दोस्तों, उम्मीद तो यही करता हूँ कि हमारी धरती पे फिर से ऐसा टेररिस्ट अटैक ना हो, और सैल्यूट करता हूँ उन सारे हीरोज का जो इन अटैक्स में हमारे देश को सेफ रखने के लिए शहीद हो गए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आप और भी ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।